हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं सभी। मैं रविंदर उल्यान आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल RS उल्यान क्लासेस में हार्दिक स्वागत करता हूं। तो गाइज, जो पिछली क्लास थी हमारी काफी इंपॉर्टेंट थी और उम्मीद करता हूं वो सबको अच्छे से क्लियर हो गई होगी, सबको अच्छे से समझ आ गई होगी। तो आज की क्लास भी बेहद इंपॉर्टेंट है, पेपर में जरूर यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो उम्मीद करता हूं आप सभी इस क्लास को अच्छे से पूरा देखेंगे और सीखेंगे। तो चलिए आज हम बात करते हैं, सबसे फर्स्ट डेफिनेशन हमारी रहेगी इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, तो देखिए नाम से ही क्लियर होता है इक्विपोटेंशियल। इक्वी मींस बराबर, सेम, इक्वल। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होते हैं? ऐसे सरफेस जिनके हर पॉइंट पे पोटेंशियल क्या हो, इक्वल हो, सेम हो। देखिए कोई सरफेस है तो इस पे एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, तो वैसे तो आमतौर पे क्या होता है, पोटेंशियल अलग अलग भी हो सकता है डिफरेंट पॉइंट्स पे। तो ऐसे सरफेस जहां पे हर किसी पॉइंट पे पोटेंशियल क्या हो, सेम हो, बराबर हो, इक्वल हो, तो ऐसे सरफेसेस इक्विपोटेंशियल सरफेस कहलाते हैं। जैसे ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है। तो ए से बी पर अगर हम किसी चार्ज को कैरी करें तो जो पोटेंशियल है वो दोनों में इसमें क्या है, इक्वल है। तो उस चार्ज को कैरी करने में कोई वर्क डन नहीं होगा। कैसे, चलिए बात करते हैं। क्योंकि मुख्य तौर पे अगर देखा जाता है तो वर्क अगर मान लो बी से ए पे निकालना है, बी से ए पे लाना है, तो ये क्या होता है, वी ए माइनस वी बी। ये रहता है कि जो पोटेंशियल ए पे है माइनस करेंगे पोटेंशियल जो बी पे था उससे, तो वर्क डन आता है। लेकिन हमें यहाँ पता है वी ए क्या है, वीबी के इक्वल है, क्योंकि इक्विपोटेंशियल सरफेस आर दोज ऑन विच द पोटेंशियल at every point on the surface is equal और same। तो VA और VB क्या होंगे, बराबर होंगे। तो इसमें से जब ये डिफरेंस माइनस करेंगे तो वर्क चाहे B से A पे निकालें या A से B पे निकालें, वो क्या होगा, जीरो। तो एक बात आप ध्यान रखेंगे कि वर्क डन ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेसेस आर ऑलवेज जीरो। क्लियर है? तो बस यहां से इतना ही था। नेक्स्ट पॉइंट हम स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक था हमारा relation between electric field intensity and इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। टॉपिक है, हमें रिलेशन डिराइव करना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, यानी कि किससे डिनोट करते हैं हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को, ई से डिनोट करते हैं, और पोटेंशियल को किससे डिनोट करते हैं, वी से डिनोट करते हैं। तो इन दोनों के बीच में रिलेशन बताना है, क्या रहेगा। तो देखिए अभी मैं बात कर रहा था, चलिए एक बार एक ऐसा ही सरफेस यहां भी ड्रॉ कर लेते हैं। ये A है सरफेस और ये B है ऊपर वाला। इसका पोटेंशियल V है और इसका पोटेंशियल V माइनस dV है। और इनके बीच में जो मतलब जो डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट है, दैट इज dr। और जो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी दोनों की, वो रहेगी ऊपर की तरफ, ऊपर वाली डायरेक्शन में। तो देखिए A सरफेस का जो पोटेंशियल है V है, B सरफेस का V माइनस dV है, और इनके बीच में जो डिस्प्लेसमेंट है दैट इज dr, दोनों सरफेसेस के बीच में। और ऊपर की तरफ क्या रहेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो गाइज अभी मैंने आपको एक चीज समझाई थी, WBA। अगर हम B से A पे जाएंगे तो क्या करना पड़ेगा, VA माइनस VB करना पड़ेगा, VA माइनस VB, ऐसा रहेगा। ओके, तो VA कितना है, चलिए देखते हैं। WBA इज इक्वल्स टू VA, A के ऊपर कितना पोटेंशियल, V है, बीच में माइनस VB, B के ऊपर कितना पोटेंशियल, V माइनस dV। तो WBA अगर हम देखें तो क्या होगा, माइनस को अंदर ले जाएंगे तो माइनस का V हो जाएगा और प्लस का dV हो जाएगा।
और v से v कैंसिल, तो यहां से वर्क का फॉर्मूला बना dv के बराबर, या b से a तक जो रहा वर्क यहां से बना dv। और एक हम जानते हैं वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। लेकिन E इज इक्वल्स टू एफ बाई क्यू है, यदि क्यू की वैल्यू 1 है तो हम पीछे भी पढ़ के आ चुके हैं कि F और E बराबर होते हैं, सेम रहते हैं। तो इसी तरीके से वर्क अगर हम देखें तो इसको माइनस E इंटू डी आर लिख सकता हूं, क्योंकि फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है, यानी कि डिस्प्लेसमेंट तो डी आर है, फोर्स को E मान लिया क्योंकि E इज इक्वल्स टू एफ सेम रहता है यदि चार्ज की वैल्यू बड़ी ना हो। तो यहां से जो वर्क रहेगा उसका फॉर्मूला बना ये माइनस का ई डॉट डी आर। तो दोनों ही वर्क के फॉर्मूले हैं फर्स्ट और सेकंड, दोनों को यदि कंपेयर करेंगे तो देख लीजिए इसको, माइनस का ई डॉट डी आर इज इक्वल्स टू डीवी, यानी कि ये दोनों क्या कर दिए, इक्वेट कर दिए, इक्वल पुट कर दिए, क्योंकि दोनों ही वर्क की वैल्यूज हैं, दोनों ही वर्क की वैल्यूज हैं, दोनों को इक्वल पुट करेंगे। तो देखिए ये E और dr के बीच में कुछ निशान नहीं है, तो ये दोनों मल्टीप्लीकेशन में है, आपस में मल्टीप्लाई है ये, तो इक्वल के निशान से दूसरी तरफ जाएगा तो डिवाइड में जाएगा। तो E इज इक्वल्स टू, यहां dv था और डिवाइड में क्या आएगा, dr, dr डिवाइड में आएगा dv के, और माइनस का निशान भी इधर ले आए हम। तो ये रिलेशन हमें निकालना था, क्या रिलेशन था, E में और V में निकालना था रिलेशन, E और V में। तो क्या आ गया, E इज इक्वल्स टू माइनस dv बाय dr, E इज इक्वल्स टू माइनस dv बाय dr। और ये जो टर्म है ये dv बाय dr, ये क्या होता है, पोटेंशियल ग्रेडियंट, ये है पोटेंशियल ग्रेडियंट। होता क्या है पोटेंशियल ग्रेडियंट, किसी भी वैल्यू के नीचे यदि डिस्टेंस या लेंथ से डिवाइड किया जाता है वो उसी का रिस्पेक्टिवली ग्रेडियंट कहलाता है। तो ये पोटेंशियल था, तो पोटेंशियल को लेंथ, ये लेंथ ही है dr, यानी कि छोटी सी डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट जो है लेंथ है, तो इससे डिवाइड यदि किया गया तो ये पोटेंशियल का ग्रेडियंट कहलाया, क्या ये पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो ध्यान रखिए आप, E और dv मतलब V में क्या रिलेशन रहा, E इज इक्वल्स टू माइनस dv बाय dr। क्लियर, अच्छे से देख लीजिए, इसको नोट कर सकते हैं आप। नेक्स्ट अभी जो टॉपिक शुरू करेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, पेपर में क्वेश्चन आता है जरूर, दैट इज गोस लॉ। गोस साइंटिस्ट ने क्या ला दिया, इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये टर्म फ्लक्स के बारे में बता देता हूं, क्लियर कर देता हूं। फ्लक्स क्या होता है, फ्लक्स इज डिनोटेड बाय फाई, फाई से डिनोट किया जाता है। इसका मतलब होता है किसी पर्टिकुलर सरफेस से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्रॉस हो रही है या पास हो रही है। लेट करते हैं ये कोई सरफेस है, इस सरफेस से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसमें से क्रॉस हुई है, पास हुई है, तो ये क्या कहलाएगा, इसका फ्लक्स कहलाएगा। क्लियर, तो फ्लक्स इज डिनोटेड बाय फाई, क्लियर हुआ। और इसकी यूनिट क्या होती है, वेबर, वेबर यूनिट क्या रहेगी, वेबर, फ्लक्स की यूनिट है वेबर। और ध्यान रखिए आप, इसका जो डायमेंशनल फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, m1 L3 T-3 और A-1। ये फाई से डिनोट होता है, वेबर इसकी यूनिट है और ये इसका डायमेंशनल फॉर्मूला है। आप ये छोटी सी बातें इनके बारे में अच्छे से याद रख सकते हैं। क्लियर है गाइस, ओके। तो अब स्टार्ट करते हैं गोस लॉ। गोस थ्योरम के अनुसार क्या कहता है गोस, यानी कि किसी सरफेस से जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही हैं, देखिए फाई किसके बराबर बताया गोस ने, E डॉट ds, लाइन इंटीग्रल टू E डॉट ds, ये इंटीग्रेशन लाइन का सिंबल है, और E डॉट ds फ्लक्स है, वो क्या होता है, अभी मैं आपको समझा रहा था, फ्लक्स मींस टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग या क्रॉसिंग थ्रू द एरिया।
तो ये फाई फ्लक्स है, ये किसके बराबर है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्रॉसिंग द एरिया, एरिया यानी कि जो सरफेस एरिया है ds, मान लो छोटा सा ds सरफेस है। ध्यान रखिए ये गॉसियन सरफेस होता है, गॉस थ्योरम जहां अप्लाई की जाती है, ये स्फेरिकल होता है। कैसा होता है, स्फेरिकल। तो लेट किया हमने इसके सेंटर से, इसकी रेडियस ये r है, और तो ये इसका पोजीशन वेक्टर r कहलाएगा, और ये इसमें छोटे से ऊपर जो सरफेस है ये dr हम कह सकते हैं। क्या है ये, इसका स्मॉल सरफेस dr या ds बोल देते हैं, क्योंकि r यहां मान लिया तो इसको क्या कहा, ds। तो ऊपर की तरफ मान लिया इलेक्ट्रिक फील्ड जो है क्रॉस हो रही है, तो ये इसका कैप मान सकते हैं हम ऊपर, यानी कि n कैप या r कैप, जो डायरेक्शन को बताएगा। तो गॉसियन सरफेस कैसा रहेगा, स्फेरिकल। क्लियर है। तो ये जो है फ्लक्स की डेफिनेशन और वही फॉर्मूला बनता है, फाई मींस फ्लक्स किसके बराबर होगा, इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग या क्रॉसिंग थ्रू ds। ds मींस क्या था, ये ds था, स्मॉल सरफेस। क्लियर। ओके, तो चलिए गॉस थ्योरम पे आते हैं। गॉस थ्योरम क्या कहती है कि टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू द एरिया इज इक्वल टू 1 by absolute node time, 1 by absolute node time of total charge contained by the surface। तो 1 by absolute node टाइम्स, यानी कि टाइम्स मींस मल्टीप्लाई में, किसके, टोटल चार्ज। इस सरफेस पे जो टोटल चार्ज है उस चार्ज के 1 बाय एब्सोल्यूट नोट टाइम अगर हम करेंगे तो उतना फ्लक्स वहां पे रहेगा, यानी कि उतनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्रॉस होंगी। तो इसकी डेफिनेशन लिख दे रहा हूं मैं यहां पे, देखिए इसी के अनुसार लिखूंगा। अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम द टोटल नंबर ऑफ electric field lines passing through the area surface कह सकते हैं is equal to 1 by absolute naught times of total charge contained by the surface। ये डेफिनेशन आप लिखेंगे गोस लॉ या गोस थ्योरम की। देखिए गोस थ्योरम के अनुसार क्या कहता है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग थ्रू द सरफेस या पासिंग थ्रू द सरफेस, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्रॉसिंग थ्रू द सरफेस is equal to 1 by absolute naught, 1 by absolute naught times means multiply में, किसके मल्टीप्लाई में है, टोटल क्यू क्या होता है, चार्ज। 1 by absolute naught time of total charge contained by the surface। समझ गए होंगे, मैंने इस फॉर्मूले को ही एक्सप्लेन किया है इस लाइन में। द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, यानी कि जो कितनी टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास हुई है किसी सरफेस से, ये चीज ऐसे लिखी जाएगी, कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास हुई है किसी सरफेस से, इज इक्वल टू किसके इक्वल रहेंगी वो, 1 बाय एब्सोल्यूट नोट टाइम, यानी कि 1 बाय एब्सोल्यूट नोट टाइम ऑफ टोटल चार्ज कंटेन्ड बाय द सरफेस। क्यों, क्या है, चार्ज। क्लियर है। तो ध्यान रखिए हमने पढ़ा फाई क्या होता है, फाई इज इक्वल टू ई डॉट ds, और ई डॉट ds किसके बराबर होता है, 1 बाय एब्सोल्यूट नोट इंटू क्यू कह सकते हैं, या इसको सिंपली हम लिख सकते हैं क्यू बाय एब्सोल्यूट नोट, क्यू बाय एब्सोल्यूट नोट। एब्सोल्यूट नोट क्या होता है, परमिटिविटी ऑफ दैट स्पेस। परमिटिविटी नाम से ही क्लियर होता है, परमिटिविटी मींस परमिट करना, परमिशन देना कि उस सरफेस से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस होंगी, तो वो परमिशन मिलती है, यानी कि वो एब्सोल्यूट नोट टाइम डिसाइड करता है कि किसी सरफेस की परमिटिविटी कितनी है, कि वहां से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्रॉस होंगी। क्लियर है गाइस। तो ये थी डेफिनेशन गॉस थ्योरम की, गॉस लॉ की। अब हम इसका प्रूफ देखते हैं। चलिए लिख सकते हैं, आप इस चीज को समझ गए होंगे। देखिए अभी मैंने गॉस लॉ बताया था, क्या था, फाई किसके बराबर है, लाइन इंटीग्रल टू, देखिए फाई किसके बराबर है, ई डॉट ds।
ये तो फाई होता है, लेकिन गोस ने क्या कहा, ई डॉट ds जो फ्लक्स है वो किसके बराबर है, क्यू बाय एब्सोल्यूट नोट टाइम, क्यू बाय एब्सोल्यूट नोट। ये था गोस लॉ। अब इसका प्रूफ हम करेंगे। देखिए प्रूफ सिंपल तरीके से हमें करना है। हम अगर लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे और राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाएगी तो प्रूफ हो जाएगा, जैसे मैथ्स में हम करते हैं। तो चलिए ये लेके हम चलते हैं, ई डॉट ds इंटीग्रल, इंटीग्रल मींस इंटीग्रेशन करेंगे हम। तो ई डॉट ds हम लेके चले। देखिए इंटीग्रेशन किसका होता है, जिसके सामने d लगा हो, बाकी टर्म बाहर आती है। तो d किसके सामने, s के सामने, ये अंदर रहेगा, e बाहर आ जाएगा। तो मैं अब इसको कैसे लिखूंगा, e तो बाहर लिखा जाएगा और ds का इंटीग्रेशन रहेगा। और लिमिट कहां से कहां रहेगी, मैंने बताया था सरफेस, गसियन सरफेस, गोस थ्योरम जहां एप्लीकेबल होती है। गसियन सरफेस कैसा होता है, स्फेरिकल होता है, स्फेरिकल यानी कि स्फीयर। तो स्फीयर का जो ये एरिया की लिमिट रहेगी वो रहेगी 4 पाई r स्क्वायर तक। क्लियर है, ई बाहर लिखा गया, ds का इंटीग्रेशन होना है और लिमिट 0 से अपर लिमिट 4 पाई r स्क्वायर रहेगी। तो चलिए e का फॉर्मूला मैं लिख सकता हूं, e क्या होता है, k q बाय r स्क्वायर। बार बार मैं बता रहा था, e पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था, e का फॉर्मूला k q बाय r स्क्वायर, और k को क्या लिखा जा सकता है, 1 बाय 4 पाई एब्सोल्यूट नोट, q बाय 4 पाई एब्सोल्यूट नोट, और नीचे था r स्क्वायर। तो ये तो e की वैल्यू रही। अब ds है, ds का इंटीग्रेशन हो जाएगा s और लिमिट 0 से 4 पाई r स्क्वायर। इंटीग्रेशन होने के पश्चात यहां जिसका इंटीग्रेशन हुआ है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो चलिए देखिए करते हैं नेक्स्ट स्टेप, q बाय 4 पाई एब्सोल्यूट नोट r स्क्वायर, ये था यहाँ पे, इसमें अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो अपर लिमिट रखी तो क्या बना, 4 पाई r स्क्वायर, लोअर लिमिट करेंगे तो माइनस 0। तो 0 माइनस करने का कोई फायदा नहीं, हटा सकते हैं। तो देखिए ये बना, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, r स्क्वायर से r स्क्वायर कैंसिल, केवल क्या बचा, q बाय एब्सोल्यूट नोट। तो q बाय एब्सोल्यूट नोट बच गया। तो ये क्या था हमारा, राइट हैंड साइड हम लेके चले, ये लेफ्ट हैंड साइड LHS लेके चले थे हम, और RHS पे पहुंचे, दोनों इक्वल हैं, इट मींस गोस थ्योरम प्रूव होती है। क्लियर है गाइज। तो यहां से आप अच्छे से इसको 2-3 स्टेप में कंप्लीट कर सकते हैं। बुक में आप देखेंगे तो काफी डिफिकल्ट मेथड रहेगा आपके लिए, आप इस तरीके से करिए इसको। ओके, अब नेक्स्ट टॉपिक हम करेंगे वेरिफिकेशन ऑफ गोस लॉ। वेरिफिकेशन ऑफ गोस लॉ। तो देखिए वेरीफाई करनी है, सिर्फ वेरीफाई कैसे करेंगे, देखिए मान लेते हैं हम एक सरफेस, सिलेंड्रिकल सरफेस मान लेते हैं, ये एक सिलेंडर है जिसमें एक फर्स्ट सरफेस ये है, सेकेंड सरफेस ये है, थर्ड इसमें अपर भी रह सकता है, फोर्थ लोअर भी रह सकता है। तो इसके 4 सरफेस है सिलेंडर के, 1 2 3 4। हमने माना कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इस डायरेक्शन में ऐसे क्रॉस हो रही है, ऐसे। तो चलिए इसके लिए हमें लेट करके चलना पड़ेगा, इसको वेरीफाई करने के लिए हम लेट करते हैं, सपोज करके चलते हैं कि ये जो सरफेस है, इस सरफेस पे टोटल जो चार्ज है वो क्या है, 0। सपोज नो चार्ज इज प्रेजेंट ऑन दिस सरफेस। यदि इस सरफेस पे कोई चार्ज नहीं है तो सीधी सी बात है, देखिए हमने पढ़ा था फाई किसके बराबर था, E डॉट ds के बराबर था, और ये किसके बराबर था, q बाय एप्सिलॉन नॉट। यानी कि फाई इसके भी बराबर है क्योंकि ये इसके है और ये इसके है, तो तीनों आपस में बराबर है। यदि q की वैल्यू 0 है तो सीधी सी बात है फाई क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि 0 बाय कुछ भी करेंगे तो फाई अगर q बाय एप्सिलॉन नॉट के इक्वल है, तो यदि q 0 है तो फाई भी 0 होना चाहिए, तो वेरीफाई हो जाएगी। तो वही मैं आपको कह रहा हूं, आप अपनी नोटबुक में लिख सकते हैं इस टॉपिक को स्टार्ट करते समय
कि सपोज नो चार्ज इज प्रेजेंट ऑन दैट सरफेस, हेंस द टोटल फ्लक्स ऑफ दैट सरफेस विल ऑल्सो जीरो। यदि हम इस पे चार्ज की वैल्यू जीरो मानते हैं तो जो नेट फ्लक्स इसका आएगा सरफेस का, वो फ्लक्स भी जीरो आना चाहिए। यदि वो जीरो आता है तो गॉस थ्योरम वेरीफाई होती है। चलिए, तो यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड जो है एंटर कर रही है इस तरीके से। फर्स्ट सरफेस ये है, फर्स्ट सरफेस का इफेक्ट तो इधर की तरफ होगा। मान लो ये एक सरफेस है, इसका गेट है ये फर्स्ट, तो इस गेट से तो इसका प्रभाव तो इधर ही निकलेगा, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रही है और इसका इफेक्ट इधर आ रहा है। तो देखो ऐसे बना कुछ, यानी कि फील्ड इधर जा रही थी, ये ऐसे आ रही है, यानी कि दोनों अपोजिट हैं, तो एंगल कितना बनेगा 180 डिग्री। यहाँ पे इधर ही तो इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है और इधर ही यहाँ इसका इफेक्ट शो होगा, तो दोनों क्या है एक दूसरे के पैरेलल लाइंस हैं, तो दोनों पैरेलल लाइंस हैं, तो एंगल क्या हुआ, यहाँ तो 0 डिग्री और यहाँ 180 डिग्री। और यहाँ तो सीधी सी बात दिख रहा है आपको परपेंडिकुलर, क्योंकि फील्ड तो ऐसे जा रही है, इसका इफेक्ट ऐसे है, तो परपेंडिकुलर यानी कि 90 डिग्री और यहाँ भी 90 डिग्री। तो चलिए प्रूफ इसको वेरीफाई करेंगे कि फाई जो है टोटल, फाई टोटल यानी कि टोटल फ्लक्स क्या रहेगा, फाई 1 प्लस फाई 2 प्लस फाई 3 प्लस फाई 4। 1 2 3 4 ये जो फ्लक्स है ये अकॉर्डिंग टू सरफेस है। ये फर्स्ट सरफेस का फाई 1 मान लिया, सेकंड सरफेस का फाई 2, थर्ड सरफेस का फाई 3 और फोर्थ सरफेस का फाई 4। तो चलिए फाई 1 की अगर वैल्यू देखें, फाई 1 ये फर्स्ट सरफेस पे एंगल हमने पढ़ा था, फाई किसके बराबर था, ई डॉट डी एस के बराबर था। दो टटता है तो कोस थीटा आता है, आप जानते हैं दो टटता है तो कोस थीटा आएगा। और कोस कितना होगा यहाँ पे फर्स्ट सरफेस के लिए 180 डिग्री, तो कोस 180 डिग्री। जानते हैं हम कोस 180 क्या होता है, -1। तो यहां से फाई 1 की वैल्यू आई माइनस का ई और डीएस का इंटीग्रेशन हो जाएगा एस, तो फाई 1 कितना आया माइनस का ई एस। क्लियर है, क्योंकि डीएस का इंटीग्रेशन एस हो जाना है, लेकिन कोस 180 था तो माइनस का हो जाएगा। क्लियर। इन द सेम वे फाई 2 अगर हम देखें तो ये भी ई डॉट डीएस होता है, डॉट हटेगा कोस थीटा आएगा, वहां पे कोस क्या है 0 डिग्री है, कोस 0 क्या होता है 1, कोस 0 क्या होता है 1, तो ये बन जाएगा ई एस। सेकेंड सरफेस पे क्या बनेगा ई एस। थर्ड सरफेस की अगर हम बात करें तो क्या बनेगा ई डॉट डी एस, डॉट हटेगा तो कोस थीटा आएगा, और कोस कितना है थर्ड सरफेस पे 90 डिग्री, तो 90 डिग्री है, तो ये 0 होने के बाद ई या एस किसी चीज से मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा 0। इन द सेम वे फाई 4 भी क्या आएगा 0 आएगा। क्लियर। तो ये सभी वैल्यूज इस फर्स्ट इक्वेशन में यदि हम पुट करें, देखिए करते हैं, टोटल फ्लक्स क्या होगा, फाई 1 की वैल्यू क्या आई माइनस का ई एस, फाई 2 की क्या आई प्लस में, फाई 2 क्या है ई एस, फाई 3 क्या है प्लस में 0, फाई 4 भी क्या है 0, माइनस का ई एस प्लस का ई एस कैंसिल होते हैं 0 हो जाएगा, तो फाई जो टोटल फाई बना वो क्या बना 0, तो टोटल फ्लक्स क्या आ गया 0। यही मैं कह रहा था कि हम सपोज करके चल रहे हैं देयर इज नो चार्ज प्रेजेंट ऑन दैट सरफेस। इस सरफेस पे यदि चार्ज नहीं है तो फ्लक्स भी क्या आएगा 0 आएगा, तो हेंस गॉस थ्योरम इज वेरीफाइड। क्लियर है, ध्यान से देख लीजिए, काफी आसान मेथड है ये। नेक्स्ट टॉपिक, डिडक्शन ऑफ कूलम्ब्स लॉ बाय गॉस थ्योरम। गॉस लॉ से कूलम्ब लॉ डिराइव करना है, डिड्यूस करना है। देखिए कैसे हम करेंगे, गॉस लॉ लेके चलेंगे। गॉस लॉ क्या कहती है, ई डॉट डी एस इज इक्वल्स टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। ये है गॉस लॉ, और ये फाई के भी बराबर होता है, लिखे या ना लिखे कोई दिक्कत नहीं, तीनों बराबर बात है। तो चलिए देखो, इसको क्या करते हैं, ई को तो बाहर लिखेंगे क्योंकि डी एस यहां इसका इंटीग्रेशन होगा, तो ई को बाहर लिखा, और डी एस इसका इंटीग्रेशन होना है
ds, 0 से 4 पाई आर स्क्वायर लिमिट रहेगी। क्यों रहेगी मैं बता चुका हूं, गसियन सरफेस है तो गसियन सरफेस स्फेरिकल होता है, तो स्फीयर की अपर लिमिट 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्यू बाय एब्सोल्यूट नॉट। चलिए गाइस, तो अब देखिए क्या करते हैं, ई का जो फॉर्मूला है वो क्या है, के को लिख सकते हैं 1 बाय 4 पाई एब्सोल्यूट नॉट, के क्यू बाय आर स्क्वायर। ई को के क्यू बाय आर स्क्वायर लिखते हैं, के की वैल्यू हमने लिखी 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्लियर, इनटू ds, या फिर कोई नहीं, इसको ई ही रख लेते हैं। देखिए और एक अच्छे से मेथड से करते हैं, इसको तो ई ही रख लेते हैं और ds को क्या लिखेंगे हम, ds का s हो जाएगा और 0 से 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू किसके बराबर है ये, क्यू बाय एब्सोल्यूट नॉट। ओके, ई एज इट इज, यहां क्या हो जाएगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो 4 पाई आर स्क्वायर माइनस 0 करने का कोई फायदा नहीं, तो ये रहेगा इज इक्वल्स टू क्यू बाय एब्सोल्यूट नॉट। ई के साथ ये मल्टीप्लाई में इधर जाएगा डिवाइड में, तो ई की वैल्यू क्या बनी, क्यू बाय 4 पाई एब्सोल्यूट नॉट आर स्क्वायर। क्यू बाय एब्सोल्यूट नॉट तो था ही, 4 पाई आर स्क्वायर और इधर डिवाइड में आ गया। ये किसकी वैल्यू बनी, ई की, ये किसकी वैल्यू बनी, ई की। तो देखिए हम जानते हैं हमें क्या डिराइव करना है, कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ में तो फोर्स है, हमने पढ़ा है कि E इज इक्वल्स टू क्या होता है, F बाय क्यू। E इज इक्वल्स टू F बाय क्यू होता है। यदि हमें क्या निकालना है, फोर्स, तो F एक तरफ रखेंगे तो Q इंटू ई हो जाएगा, क्या हो जाएगा, Q इंटू ई, या हम इसको लिख सकते हैं E इंटू क्यू, क्योंकि इस E के साथ Q का होगा मल्टीप्लाई होगा, क्लियर। ओके, तो इसको हम ऐसे ही पुट करें, ये E की वैल्यू है तो F अगर निकालना है तो F क्या हो जाएगा, E इंटू क्यू। E की वैल्यू क्या है, Q बाय 4 पाई एब्सोल्यूट नॉट आर स्क्वायर, ये E की वैल्यू है। और इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, एक Q से और मल्टीप्लाई करना है। तो देखो ये दोनों अलग अलग चार्ज है, ये 1 मान लिया और ये 2 मान लिया, तो ये ही था हमारा कूलम्ब्स लॉ। क्या है ये, कूलम्ब्स लॉ। देखो इसको 1 बाय 4 पाई एब्सोल्यूट नॉट को क्या लिख सकता हूं, के। देखो अब समझ जाओगे, F इज इक्वल्स टू, ये क्या बन गया, के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, क्लियर, समझ गए होंगे। दोबारा से बता देता हूं, E एज इट इज, ds का इंटीग्रेशन होना है, लिमिट रखी हमने, और इसमें क्या किया, ds का s हो गया, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 0 है तो ये रहेगा, और इसको हम दूसरी तरफ लेके डिवाइड में, ये E की वैल्यू है। यदि F निकालना है तो हमें E इज इक्वल टू F बाय Q है, तो F क्या हो जाएगा, E इंटू क्यू, E इंटू क्यू, तो E की वैल्यू है, बस इसको Q2 यानी कि एक और दूसरे चार्ज से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये जो वैल्यूज थी इसको Q2 से मल्टीप्लाई किया तो ये क्या बन के आ गया, कूलम्ब्स फोर्स, क्लियर है गाइस। तो ये था हमारा नया टॉपिक, डिडक्शन ऑफ कूलम्ब्स लॉ बाय यूजिंग गॉस थ्योरम। उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से समझ आ गया होगा।